सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा जो कि पूर्ण बजट जारी किया गया था, आपको पता ही होगा कि इस वर्ष चूँकि यह चुनावी वर्ष था तो इससे पूर्व भी एक बार बजट आ चुका है। 1 फरवरी को जो बजट आया था उसको अंतरिम बजट बोलते हैं। तो आज हमारी चर्चा इसी विषय पर होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पूर्ण बजट की बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पूर्व सबसे पहले जानना जरूरी है कि यह जो इस बार बजट आया 1 फरवरी को, वो कौन सा बजट था, जो लेटेस्ट आया है वो कौन सा था। तो जो 1 फरवरी को आया था वह अंतरिम बजट था, यानी कुछ समय के लिए अस्थायी था। और अभी जो आया है वह है पूर्ण बजट, यानी पूरे वर्ष के लिए जो है, पूरे वित्तीय वर्ष के लिए वह बजट काम करेगा। तो आपको यह जानना जरूरी है कि अंतरिम बजट क्या होता है, पूर्ण बजट क्या होता है। तो आज सर्वप्रथम इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम अंतरिम बजट पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पूर्ण बजट पर बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। अमूमन दोनों बजट लगभग सेम ही आए हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्योंकि अंतरिम बजट में सरकार ने अपना बहुत गुणगान किया है। उसकी जो अचीवमेंट रही है उसकी चर्चा बहुत की गई है, इसलिए वह बजट भी देखना बहुत ज़रूरी है। और जो पूर्ण बजट आया है उसको भी देखेंगे, लेकिन पूर्ण बजट को अगली क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे अंतरिम बजट पे। तो सर्वप्रथम आपको यह जानना ज़रूरी है कि बजट आखिर होता क्या है। तो बजट, जबकि हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, हर कोई जानता है बजट क्या होता है। आय व्यय का लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपनी दैनिक चर्चा में वह बोल ही देता है कि यह अभी हमारा कोई चीज़ अगर उसको लेना है या कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वह बोल देता है कि अभी हमारा बजट नहीं है। परंतु वह बजट या बजट बहुत डिफरेंस होता है उसमें, क्योंकि उस बजट में जो सामान्य परिचर्चा में हम देखते हैं उसमें क्या करता है व्यक्ति, अपने आय सर्वप्रथम देखता है। क्या देखता है? सर्वप्रथम अपनी आय देखता है और आय के अनुसार अपने व्यय को निर्धारित करता है। यानी जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, तो मैं ऐसा काम करूंगा कि मेरा जो मंथली खर्चा है वो लगभग 15,000 हो और 5,000 की किसी न किसी तरीके से सेविंग हो जाए। लेकिन जो सरकार हैं या राज्य सरकारें हैं वो ऐसा कार्य नहीं करती। वो क्या करती हैं, वो अपने व्यय के हिसाब से आय निर्धारित करती हैं। यानी सर्वप्रथम वो क्या देखेंगी, व्यय देखेंगी। तो व्यय उनका पहले देखा जाता है, जबकि हम लोग आय देखते हैं। इसलिए कुछ न कुछ अंतर जरूर है, और उसी अंतर को, उसी प्रारूप को आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम जान लीजिए बजट क्या है। तो सरकार की जो राजकोषीय नीति होती है, राजकोषीय नीति का ही हिस्सा है। राजकोषीय नीति का हिस्सा क्या है? वह बजट है। राजकोषीय नीति क्या होती है? राजकोषीय नीति भारत सरकार की या किसी सरकार की वह नीति है जिसमें सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, ऋण, करारोपण, घाटा, बजट, सब्सिडी आदि जो है जिसमें समाहित होते हैं, वह राजकोषीय नीति होती है। किसी सरकार की आर्थिक क्रिया कैसे संचालित होती है, यह राजकोषीय नीति जो है निर्धारित करती है। तो राजकोषीय नीति के जो मेन कंपोनेंट हैं, यानी जो घटक हैं, उसको आपको याद रखना है। तो उसमें पहला घटक हो जाएगा आपका बजट ही है, बजट। दूसरा क्या है आपका कर संरचना, यानी सरकार के द्वारा कैसी कर संरचना अपनाई जा रही है, यानी टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है। और इसमें विभिन्न प्रकार के घाटे भी सम्मिलित होते हैं। घाटे, अब घाटों में कुछ घाटे जो बजट के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे राजकोषीय घाटा होता है, राजस्व घाटा होता है, प्राथमिक घाटा होता है। इन सभी की चर्चा अभी हम देखेंगे। लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि बजट क्या है। बजट सरकार की राजकोषीय नीति का ही हिस्सा है, यानी उसका घटक है। तो आपको समझ में आ गया होगा बजट। अब बजट की बात करें तो जो अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट क्या होता है, पूर्ण बजट क्या होता है, इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। तो अंतरिम बजट एक अस्थायी होता है, नॉन परमानेंट होता है, और यह जो है भारत सरकार द्वारा चुनावी वर्ष, जिस साल इलेक्शन होते हैं उसमें प्रस्तुत किया जाता है। जब नई सरकार का गठन होना होता है तो यह बजट लाया जाता है, और जब सरकार गठित हो जाती है तो फिर दोबारा पूर्ण बजट लाया जाता है। तो जो अंतरिम बजट है वह अस्थायी प्रकृति का है। और अगर बात करें पूर्ण बजट और अंतरिम बजट की,
तो पूर्ण बजट की चर्चा आपको देखने को मिलेगी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है उसकी चर्चा है। हालांकि बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं मिलता है। वहाँ पे जो अनुच्छेद 112 में शब्द मिला है जो बजट को इंगित करता है, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। वर्ष का जितना भी वित्तीय विवरण है वह ही बजट कहलाता है। हालांकि भारतीय संविधान में सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अगर वही बात करें राज्य सरकारें, अनुच्छेद 202 के तहत उनका जो बजट विवरण है वह लिखा हुआ है। बजट फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। बजट एक पारंपरिक शब्द है जिसका आम प्रयोग होता है, परंतु संविधान में बजट नहीं बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द मिलता है जो बजट को इंगित करता है। हालांकि बजट नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 112 के तहत भारत सरकार बजट पेश करती है। और पूर्ण बजट और अंतरिम बजट के अंतर की बात करें तो पूर्ण बजट बताया मैंने कि अनुच्छेद 112 के तहत, जबकि जो ये आपका अंतरिम बजट है इसका कहीं पे भी उल्लेख नहीं मिलता है। और पूर्ण बजट जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और या समेकित निधि से भारत की जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे निकाला जाता है। वहीं अंतरिम बजट मैंने बता दिया सर्वप्रथम कि अस्थायी होता है और चुनावी वर्ष में पेश किया जाता है। और जब चुनाव के बाद जब सरकार का गठन होता है या मान लीजिए सरकार बदल जाए, हालांकि बदली नहीं, अगर बदल जाए तो फिर से पूर्ण बजट वो सरकार अपने हिसाब से लाती है। चूँकि अंतरिम बजट के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, इसलिए सरकार संक्रमण अवधि, जैसे मान लीजिए अप्रैल से जुलाई तक फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो अप्रैल से जुलाई तक की अवधि के लिए धनराशि निकालती है। और इसमें सिर्फ लोकसभा की मंजूरी इसमें जो है चाहिए होता है। और जब तक नई सरकार जो है पूर्ण बजट नहीं पेश करती तब तक के खर्चे इसमें समाहित होते हैं। और अगर बात करें तो इसके ये जो खर्चे हैं वह एक होता है, आपको शब्द याद रखना है, लेखा अनुदान जिसे ओट ऑन अकाउंट बोलते हैं, लेखा अनुदान। इसका उल्लेख अनुच्छेद 116 किसमें 116 में है, लेखा अनुदान। तो लेखा अनुदान के माध्यम से धन प्रोवाइड किया जाता है। लेखा अनुदान क्या है? या किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए कुछ काल के लिए जो है व्यय, इसमें सिर्फ व्यय शामिल होते हैं और इसमें यह लोकसभा जो है बिना बहस के पारित कर देती है। यानी इसमें जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसका कोई रोल नहीं होता। लोकसभा ही जो है बिना बहस के इसको कुछ समय के लिए यानी संक्रमणकालीन, जब से सरकार का चयन होने तक उसके बीच के लिए जारी कर देती है। जारी क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है सरकार के खर्चे कभी रुकते नहीं हैं, वो चलते रहते हैं। जैसे वेतन, पेंशन आज सबको देना है, वो तो रुक नहीं जाएगा। उसी के लिए यह फंड रिलीज किया जाता है। और इसके द्वारा आपको ध्यान रखना है कि अंतरिम बजट में क्या है कि कोई लुभावनी बातें नहीं हो सकती, कोई नई योजनाएं नहीं आती हैं जो जनता को प्रभावित करें, क्योंकि चुनावी वर्ष होता है। और अगर ऐसी छूट प्राप्त हो तो हर सरकार क्या करेगी, बजट में अच्छे लुभावनी बातें रख के और वोटर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अंतरिम बजट पर चुनाव आयोग का नज़र रहता है। चुनाव आयोग के द्वारा कुछ शर्तें होती हैं, प्रतिबंधन होता है और या कुछ ही माह के लिए या 2-3 माह के लिए यह बजट आता है। तो अंतरिम बजट आप समझ चुके होंगे। अंतरिम बजट क्या है? अस्थायी प्रकृति का होता है, कुछ समय के लिए होता है। दूसरी बात, इसमें कुछ जो है चुनाव आयोग के प्रतिबंधन होते हैं, कुछ महीनों के लिए इसको जारी किया जाता है। ओट ऑन अकाउंट के माध्यम से इसमें कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और जो पूर्ण बजट आता है उसमें संपूर्ण फाइनेंशियल ईयर की उसमें चर्चा होती है, दोनों सदनों द्वारा पारित होता है और बाकायदा उसमें पूरे फाइनेंशियल ईयर का लेखा जोखा होता है। तो आप समझ चुके होंगे अंतरिम और पूर्ण बजट में। अब आज हमारी चर्चा अंतरिम बजट पे है। तो अंतरिम बजट को शुरू करने से पहले मैं बजट के बारे में बात करूंगा। तो बजट आपको पता चल गया कि बजट क्या है, आय व्यय है। तो बजट आय व्यय है, आय और व्यय है। लेकिन
सरकार की दृष्टि में अगर इसको थोड़ा सा डीप में इसको और तोड़ें तो इसमें क्या होता है, आय क्या होती है, टोटल आय में अगर देखें तो पहला जो बिंदु है वह है राजस्व आय, राजस्व प्राप्तियां बोलते हैं इसको, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, यानी राजस्व प्राप्तियां। दूसरा क्या होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। और इसी तरह व्यय में क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय होगा, राजस्व व्यय, यहाँ व्यय है तो व्यय होगा राजस्व व्यय। और दूसरा क्या होगा आपका पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। आय में क्या रखते हैं, आय में राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। व्यय में क्या रखेंगे, वही शब्द वही है, राजस्व व्यय, दूसरा है पूंजीगत व्यय। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। दो बातें हो गई, कौन कौन सी, दो शब्द यहाँ पे आए होंगे, रेवेन्यू और कैपिटल। अब इन दो शब्दों को पहले गंभीरता से समझिएगा, फिर व्यय और आय दोनों ये समझ में आ जाएगा आपको। तो रेवेन्यू किसको बोलते हैं और कैपिटल किसको बोलते हैं, रेवेन्यू, रेवेन्यू और कैपिटल। मान लीजिए यह रेवेन्यू रिसिप्ट है यानी राजस्व प्राप्तियां हैं। तो राजस्व प्राप्तियां हैं तो इनको राजस्व प्राप्तियों में क्या होता है कि इसमें सर्वप्रथम बात तो यह है कि यह रिकरिंग नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर यानी इनका जो है आय बार बार, यह आप समझ लिए आवर्ती प्रकृति का होता है, समय पर यह बार बार मिलता रहता है, रेवेन्यू आता रहता है। जैसे समय समय पर क्या आएगा, समय समय पर क्या आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आएगा, कर आएगा, क्या आएगा, कर आएगा। अब कर में बात करें तो दो प्रकार के कर होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो रेवेन्यू प्राप्तियों में बार बार आपको जो है एक आवर्ती प्रकृति की जो है इसमें आय सृजित होती है, और जिसमें कर हो गया। और कर में भी क्या हो गया, दो प्रकार के कर हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष में जैसे आपको पता होगा आय कर है, संपत्ति कर है, निगम कर है आदि, ये सब जो हैं क्या हैं, ये डायरेक्ट टैक्स हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया, जैसे उत्पाद कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, मनोरंजन हो गया, ये सब क्या है, ये जो है आपके अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। तो राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं कि यह आवर्ती प्रकृति होती हैं। दूसरी चीज़ बात इसमें क्या ध्यान रखनी है कि इसमें क्या है कि इसमें सरकार की देनदारी नहीं होती, यानी अगर सरकार को एक बार मिल गया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसको सही शब्दों में बोलते हैं लायबिलिटी, लायबिलिटी, लायबिलिटी। लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, देयता, यानी देयता, सरकार की कोई देयता नहीं है, सरकार का कोई वो नहीं है कि वो आपको दोबारा उसको आपको वापस करेगी। जैसे कर है, कर ले लिया गया तो आपको वापस थोड़ी करेगी, तो कोई लायबिलिटी नहीं है, आवर्ती प्रकृति की है, बार बार इसको प्राप्त होता रहेगा, सामान्य गतिविधियों के द्वारा इसको प्राप्त होता है। मैंने बता दिया इसके तहत कर और गैर कर राजस्व आएंगे। अब कर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दो कर होते हैं, आपको पता ही हो गया। उसके बाद गैर कर में कौन कौन सा आएगा, जैसे गैर कर, अगर गैर कर की बात करें तो गैर कर में क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी द्वारा, कोई सरकार की कंपनी है, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल LIC है या SBI बैंक है या RBI बैंक है, इसके द्वारा जो लाभ कमाया गया, मान लीजिए SBI ने 500 करोड़ का लाभ कमाया तो वह सरकार को दे देगी। अब सरकार का दायित्व थोड़ी है उसको वापस करना है, उसको वापस नहीं करना, उसको राजस्व प्राप्तियों में आएगा और उसमें सरकार की लायबिलिटी नहीं होगी। तो इस तरह से इसमें लाभांश हो गया। और जैसे सरकार को आंतरिक व बाह्य जो ऋण लेती है सरकारें, वो ऋण से जो ब्याज प्राप्त होता है वो होता है, ऋण हालांकि नहीं होगा, ऋण से जो ब्याज प्राप्त होगा वो होगा, ऋण तो कैपिटल उसमें चला जाएगा आपका। तो सरकारों, जैसे सरकार ने कोई ऋण दिया है उससे जो ब्याज मिलेगा वह भी होगा। और जैसे मान लीजिए आप फ़ी जमा करते हैं, फीस आप किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करते हैं या कोई फॉर्म की फ़ीस जमा करते हैं तो वो भी क्या होगा, वो सरकार के पास जाएगा, किस रूप में, राजस्व प्राप्तियों के रूप में।
कोई आपके ऊपर पेनाल्टी लगा दी गई, जुर्माना लगा दिया गया, जैसे चालान वगैरह कट जाता है, वो भी आप जानते हैं, वो भी क्या होगा, बस सरकार के पास जाएगा, लेकिन किस रूप में, रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में, यानी राजस्व प्राप्तियों के रूप में। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले तो राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, राजस्व प्राप्तियों में बार बार क्या होता है, आवर्ती प्रकृति की होती हैं। सरकार में इसमें क्या होगा कि सरकार का कोई लायबिलिटी नहीं है, यानी सरकार इसकी कोई देता नहीं है, सरकार आपको वापस नहीं करेगी। और इसमें कितने प्रकार के आय हो जाते हैं, जैसे कर राजस्व होगा, कर में आपको दो कर पता ही हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनसे जो प्राप्त होगा वो होगा, प्लस जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मैंने बताया, जैसे आप फीस जमा करते हैं, गाड़ी का चालान कटवाते हैं, कोई जुर्माना देते हैं, या कोई कंपनी है लाभ कमा के सरकार को दे रही है, तो वो सब आ जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत ये आपको बातें ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पे ये है कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा, इसमें सरकार की वो जो संपत्तियाँ होंगी, जिसमें जैसे मान लो कि सरकार ने कोई चीज़ बेचा, कंपनी का कोई हिस्सा बेच दिया, तो उससे प्राप्त होगा आय। और अब मान लीजिए किसी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 100% है, यानी 100% गवर्नमेंट की सरकारी कंपनी है। अब इसमें 10% अगर सरकार ने शेयर इसका बेच दिया तो 90% हो जाएगा, 90% हो जाएगा। और इस 10% से सरकार की आय होगी, बिल्कुल होगी। 10% से तमाम रेवेन्यू आ जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियों की जो नेटवर्थ होती है कितनी बड़ी होती है, और 10% सरकार बेच के अच्छा खासा अमाउंट आय सृजित कर लेगी, तो वो कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। और इससे कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में यही फ़र्क होता है कि इसमें जो है सरकार की संपत्तियों में कमी नहीं आती है, सरकार की संपत्तियों में कमी नहीं आती है। संपत्तियों कम का क्या मतलब, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, पहले यहाँ पे 100% था, 10% बेच दिया तो 90% बचा, यानी सरकार की संपत्ति कम हुई कि नहीं हुई, हालांकि आय हुई लेकिन संपत्ति कम हो गई। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए सरकार ने कोई ऋण ले लिया, बहुत बड़ा ऋण ले लिया, विदेशी ऋण, तो उसमें क्या होगा, आय तो हुई, कैपिटल रिसिप्ट, आय तो होगी, लेकिन क्या उसे चुकाना भी तो होगा, चुकाना होगा तो ब्याज सही चुकाना होगा, तो उसमें भी जो है सरकार की जो संपत्ति है उसमें कमी आएगी कि नहीं आएगी। और यह जो होता है वह आवर्ती प्रकृति का नहीं होता, या बार बार मतलब सामान्य गतिविधि में नहीं चलता, या बहुत रेयर होता है, समय समय पर होता है। और इसमें ऋण हाथ जैसे बाहर से ले ले सरकार, या किसी बैंक से ले ले, या किसी से भी ले ले, ऋण वगैरह होती है। और विदेशी ऋण, सहायता प्राप्त, पेंशन फंड जमा जो होता है वो होता है, अल्बचत जैसे तमाम भी योजनाएं जो हैं चलती हैं, वो उसमें जो प्राप्त होता है वह कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। तो इस तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, इनको बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा। रेवेन्यू में क्या होता है, बार बार आवर्ती प्रकृति की होती है, सरकार की लायबिलिटी नहीं होती, यानी उसको सरकार को वापस नहीं करना है, उससे कोई मतलब नहीं। आपने एक बार फीस जमा किया तो वापस थोड़ी ना होती, आपने चालान कटवा लिया तो वापस थोड़ी ना होगा। कर जो प्राप्त हुआ सरकार को वो वापस थोड़ी ना करेगी, उसकी लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर सरकार ने ऋण ले लिया है, कहीं से भी लिया है, बाहर से लिया या कोई अल्पबचत योजना है जमा, जैसे सुकन्या समृद्धि वगैरह आदि जो जब बचत जमा योजनाएं चलती हैं, उसमें एक बार सरकार को तो इनकम होती है, लेकिन बाद में उसको चुकाना पड़ता है। पेंशन फंड जमा है, मान लीजिए किसी ने एक प्रीमियम अमाउंट जमा किया, अब सरकार की तो आय हो रही लगातार, लेकिन कुछ समय के बाद उसको वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो यह पूंजीगत प्राप्तियों में होती है, और पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार की लायबिलिटी होती है, यानी उसको वापस करना होता है। तो इस तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट आप समझ चुके होंगे। अब यही व्यय में अगर बात कर लें, यानी इनको जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत जब ले जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, वही बातें होंगी कि इसमें जो एक्सपेंडिचर आपको बता दिया मैंने कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब राजस्व व्यय से अभिप्राय क्या है कि सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने अनुमानित व्यय। अब इसमें क्या होगा, इसमें ना ही देयताओं में कोई कमी आएगी। राजस्व व्यय आवर्ती प्रकार के होते हैं जो साल दर साल चलते हैं। मान लीजिए ब्याज देना है, सब्सिडी देनी है, राज्यों को अनुदान देना है, और सरकार द्वारा जैसे कोई पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन वगैरह दी जाती है,
वेतन दिया जाता है, छात्रवृत्ति दी जाती है, तो ये आवर्ती प्रकार की है, यानी इसको आपको देना ही देना है, निश्चित है। वहीं पूंजीगत व्यय की बात करें तो व्यय पूंजी में निवेश के रूप में गैर आवर्ती प्रकार के व्यय होते हैं। जैसे आप पूंजीगत व्यय में मान लीजिए निवेश, कहीं निवेश करना है, किसी हॉस्पिटल, किसी स्कूल का निर्माण करना है, तो वहाँ पे निवेश होगा कि नहीं होगा, सरकार अच्छा खासा धन खर्च करेगी। मान लीजिए किसी ऋण का भुगतान करना है, तो उसमें अच्छा खासा धन होगा। शेयर की खरीद करेगी, मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर का खरीद, जैसे कंपनी खरीद लेती है, सरकारें जो है क्या कंपनी खरीद लेती हैं, शेयर खरीद लेती हैं, वो भूमि का अधिग्रहण करना है, तो ये सब क्या पूंजीगत व्यय में चले जाएंगे। अच्छा खासी पूंजी इसमें लगेगी, इसमें भारत सरकार की संपत्ति में क्या होगा, कमी आएगी। तो इस तरह से आपको रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी जब बजट में अंदर पढ़ेंगे तो यही सारी बातें वहाँ पे लिखी होंगी कि सरकार का जो है कैसे आय व्यय ये सब होता है। तब अब ये पॉइंट पढ़ने के बाद में हम बढ़ेंगे अब अपने बजट के अंतरिम बजट के विश्लेषण पे। तो जैसा कि यह बजट कब आया, 1 फरवरी 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया गया। या आम चुनाव के बाद मुख्य बजट पारित होने तक वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के लिए सरकार को धन उपलब्ध कराएगा। यानी जब सरकार का गठन हो जाएगा, नया पूर्ण बजट आ जाएगा, उसके बाद फिर इसका काम समाप्त हो जाएगा। तो बजट में मुख्य बातें क्या हैं, तो मुख्य बातें हैं कि आपको ध्यान रखना है कि व्यय कितना करना है, यानी सरकार को राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय ये दोनों मिला के यहाँ पे दिया हुआ है 47,65,768 करोड़ रुपए का व्यय अनुमान है, जो कि 2023-24 के संशोधित अनुमान से 6% अधिक है। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए 2023 एक अनुमान के तौर पर बजट पेश किया जाता है। मान लीजिए 2023-24 में जब बजट आया, फरवरी में 2023 में जब बजट आया, मान लीजिए तो 23-24 का जब बजट आया तो सरकार ने क्या किया, मान लीजिए 45 लाख करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान रखा। लेकिन जब साल बीतता गया तो सरकार को क्या पता चला कि ये तो 45,000 से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, यानी 46 हो जा रहा है, या मान लीजिए 45 से कम हो जा रहा है 44। तो दोबारा क्या करती है सरकार, एक संशोधित अनुमान पेश करती है, संशोधित अनुमान। तो संशोधित अनुमान वही है, यहाँ पे जो संशोधित अनुमान है वो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो 2023-24 का संशोधित अनुमान था उससे 6% अधिक है, यानी 106% 2023-24 के संशोधित अनुमान से 106% ये है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जिसमें ब्याज भुगतान कुल व्यय का 25% है। अब आप सोच लीजिए ब्याज का कितना भुगतान सरकार करती है। और राजस्व प्राप्तियों, अब मैं बता चुका हूँ राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं। राजस्व प्राप्तियों में आपका टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा, गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ आ जाएंगी। तो कुल राजस्व प्राप्तियों का 40% क्या है, ब्याज भुगतान है। ब्याज भुगतान कुल व्यय का 25%, कुल व्यय का यानी जिसमें राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय उसका 25% है, और राजस्व प्राप्तियाँ यानी जितने हमारी राजस्व प्राप्तियाँ हो रही उसका 40% है। अब प्राप्तियाँ देख लीजिए, प्राप्तियों में क्या क्या है। प्राप्तियों में आपका पहला बिंदु है कि 2024-25 में प्राप्तियाँ उधारियों के अलावा, उधारियाँ छोड़ दीजिए, ऋण जो लिए जाते हैं उनको छोड़ दीजिए, तो कुल कितनी है, कुल हैं आपकी 30,80,274 करोड़ रुपए ये प्राप्तियां हैं। अब इन प्राप्तियों में आपको ध्यान, जब सिर्फ प्राप्तियां लिखी हैं तो राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां दोनों यहाँ पे होगा, जो क्या है कि जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से लगभग 12% अधिक है, 12% अधिक है। तो यह ध्यान रखना है। जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का कोई यहाँ पे इसको कोई ज़रूरी नहीं है याद रखना आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब घाटा देख लीजिए, राजस्व घाटा। अब राजस्व घाटा क्या होता है, यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है समझना कि राजस्व घाटा किसको बोलते हैं। राजस्व घाटा जो होता है वो क्या होता है, तो राजस्व घाटा क्या होगा, मान लीजिए राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ,
राजस्व प्राप्तियाँ, इसमें पूंजीगत आपको ध्यान रखना, पूंजी नहीं मिला हुआ है। तो राजस्व घाटा क्या होगा, इन दोनों का जैसे व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ करेंगे तो राजस्व घाटा निकल आ जाएगा। और यह क्या है, 2% पर लक्षित है, यानी 2% लक्ष्य रखा गया इसका कि ये रहे। जबकि 2023-24 में 2.8 संशोधित अनुमान था और यह इससे कम है, यानी जो 2023-24 का संशोधित अनुमान था 2.8%, उससे कम इस बार लक्ष्य रखा गया है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5% पर लक्षित है। यह राजस्व है, नीचे क्या है, राजकोषीय। अब राजकोषीय घाटा भी समझना आपको जरूरी है। राजकोषीय घाटा क्या होगा, राजकोषीय घाटे में आपका कुल व्यय, कुल व्यय में आपको पता है राजस्व प्राप्तियाँ, उस कुल व्यय में राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय दोनों हो जाएगा। तो कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, कुल प्राप्तियाँ माइनस कर देंगे, कुल प्राप्तियाँ। अब कुल प्राप्तियों में क्या, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियाँ माइनस कर देंगे। और एक चीज़ इसमें और प्राप्त कर देंगे, माइनस कर देंगे, वह है आपका उधार। उधार जो होगा वह राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह उधार है तो उसमें ना उससे आय होगा और व्यय तो होगा लेकिन आय नहीं होगा। इस तरीके से राजकोषीय घाटे के अंतर्गत उसको नहीं शामिल किया जाएगा। तो राजकोषीय घाटा 5.1% पर लक्षित है, जबकि 2023-24 में 5.8% के संशोधित अनुमान में था। तो जो अभी तक क्लास में जो चीज़ मैंने बताया है वह सिर्फ समझने वाली चीज़ें थी, इसके बाद कुछ नहीं है इसमें, इसके बाद कुछ नहीं है, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से ध्यान रखिएगा। तो आपको राजस्व घाटा मैंने बताया कि क्या होता है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, ये राजस्व घाटा है जिसको आप बोलेंगे रेवेन्यू डिफिसिट। लेकिन राजकोषीय और राजस्व घाटा, एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा परसेंटेज के अनुसार ये ज़रूर पूछते हैं एग्जाम में। बहुत बार प्रश्नों में आया है कि राजकोषीय घाटा कितना लक्षित है, यानी कितना अनुमानित है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजकोषीय घाटे में क्या करेंगे, कुल व्यय माइनस कुल आय। अब कुल व्यय आपको पता है कि राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय ये दोनों हो जाएंगे, और माइनस कुल आय में क्या हो जाएगा कि राजस्व प्राप्तियाँ पूंजीगत प्राप्तियाँ। लेकिन इसमें एक चीज़ और माइनस करना है, वह क्या है, उधार को माइनस कर देना है, तो राजकोषीय घाटा निकल आएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब नई योजनाएं, इसमें अंतरिम बजट में नई योजनाओं के लिए आर्थिक मामलों के विभाग को क्या है 70,449 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विवरण उपलब्ध नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको बताया मैंने नई योजनाएं अंतरिम बजट में नहीं जारी की जाती हैं, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, वोटर प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए सरकार के ऊपर यह प्रतिबंध है चुनाव आयोग के द्वारा कि वह लोक लुभावनी बातें अंतरिम बजट में नहीं करेंगे। तो आवंटन पूंजीगत व्यय के लिए कुल पूंजीगत परव्यय का 7.5% है, पूंजीगत व्यय के लिए है, और पूंजीगत परव्यय का 7.5% है। यानी नई योजनाएं जो होंगी वह पूंजीगत व्यय में के अंतर्गत जाएंगी, और कुल पूंजीगत व्यय का 7.5% क्या है, ये 70,449 करोड़। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ेंगे मुख्य कर प्रस्ताव। करों में कोई परिवर्तन, मैंने बताया ये सब ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसमें वही अपरिवर्तित बनी हुई हैं। कुछ संस्थाओं के कर लाभों को अगले साल तक के लिए बढ़ाया गया है, जैसे कुछ प्रत्यक्ष कर लाभ मार्च 2025 तक बढ़ा दिए गए हैं, जैसे स्टार्टअप, सॉवरन वेल्थ फंड एंड पेंशन फंड, ये सब आज। तो इसको भी कोई इम्पोर्टेंट नीतियों की झलक, इसमें ये अब जो बातें आई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें सरकार ने क्या किया है, अंतरिम बजट में ज़्यादातर सरकार ने, चूँकि नई योजनाएं ला नहीं सकते, कोई लोक लुभावनी बातें नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि जो सरकार ने पिछले वर्षों में काम किया है उसके बारे में बताएं, जिससे क्या हो कि लोग प्रभावित हों कि हाँ सरकार ने इतना काम कर दिया है। इसलिए सरकार ने अपनी उपलब्धियां यहाँ पे ज़्यादा गिनाई हैं इस बजट में, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसमें नीतियों की झलक क्या है, रेलवे, 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। वो कौन कौन से हैं, ऊर्जा खनिज सीमेंट कॉरिडोर बनेगा, एक कनेक्टिविटी बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनेगा, और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर बनेगा। यात्रियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप में उन्नत किया जाएगा।
इनको मॉडिफाई किया जाएगा। जो सामान्य कोच हैं रेलवे के 40,000, उनको क्या किया जाएगा, वंदे भारत मानकों के, वंदे भारत जो ट्रेन चलती है उसके तरीके से बढ़िया जो है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। तो यह आपको ध्यान रखना है। फिर अगला आता है आवास के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। कितने? 2 करोड़। बस यही सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यही सब प्रश्नों में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ घर बनाने का लक्ष्य बनाया गया है। तो यही सब प्रश्न आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। किराए के मकानों, झुग्गियों तथा अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के तबकों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद हेतु एक नई परियोजना शुरू की जाएगी। अब परियोजना शुरू की जाएगी, उसका कोई विस्तृत विवरण नहीं है यहाँ पे। स्वास्थ्य में देखिए, स्वास्थ्य में 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु, सर्विक्स का कैंसर होता है जो है महिला जननांगों में, तो उससे संबंधित है यह। इसका एक टीकाकरण किया जाएगा। पूरे देश में टीकाकरण प्रबंधन के लिए एक नया प्लेटफॉर्म यूबिन शुरू किया जाएगा। यूबिन नया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, आपको देखे होंगे कोरोना काल में यहीं पे हम लोग रजिस्टर करते थे। नया नहीं है, लेकिन इसके लिए जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए होगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी स्वास्थ्य सेवा कवरेज दी जाएगी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भारत की योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड इनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरह से ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला है ऊर्जा से संबंधित। ऊर्जा, 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलराइजेशन किया जाएगा ताकि 2070 तक नेट जीरो हासिल करने के लिए सीएनजी और पीएनजी में कंप्रेस्ड बायोगैस का मिश्रण चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य किया जाए। जैसा कि आपको पता है, भारत ने यानी मोदी जी ने 2017 तक नेट जीरो होने का लक्ष्य हासिल किया है और 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण यानी कोयल गैसिफिकेशन का और द्रवीकरण यानी कोयले को गैस में परिवर्तन किया जाएगा और उसका द्रवीकरण किया जाएगा। क्षमता स्थापित करनी है कितनी? 100 मीट्रिक टन की 2030 तक। पर्यावरण के क्षेत्र में देखिए, ईवी मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और विस्तारित किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के लिए ई बसों को, जैसा कि पीएम ई बस सेवा आज चल रही है, ई बसों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। तटीय एक्वाकल्चर और मैरी कल्चर को बहाल करने के लिए ब्लू इकोनॉमी, जैसा कि आपको पता है ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? आपकी जो है समुद्री जो संसाधन है उनसे संबंधित है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोप्लास्टिक, बायोफार्मास्यूटिकल जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। तो यह सब आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप अंतरिम बजट पढ़ लेंगे तो जो पूर्ण बजट है उसमें ज़्यादा कोई विशेष बातें बचेंगी नहीं, क्योंकि लगभग समान है, दोनों लगभग समान है। सरकार ने रिपीट किया, अगर सरकार बदल जाती तो हो सकता था बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते, लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा बदलाव है नहीं। तो आपको यह ध्यान रखना है। तो कृषि, अब कृषि पे आएंगे तो फसल कटाई के बाद की गतिविधियों जैसे एकत्रीकरण, भंडारण, आपूर्ति श्रृंखला, प्रसंस्करण और मार्केटिंग में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो डीएपी, जैसा कि आपको पता है नैनो यूरिया आ चुकी है, अब नैनो डीएपी भी आ चुका है मार्केट में। नैनो यूरिया क्या होता है? ये लिक्विड होता है, छोटा, जैसे पहले एक बोरी में आता था जो हम लोग ठोस यूरिया थी, एक बोरी होती जो 40-50 किलो की होती थी, लेकिन नैनो यूरिया है कि वो 300-400 ml की एक बोतल होती है और उसको छिड़काव कर दिया जाता है। तो नैनो डीएपी भी आ गया है, इसका विस्तार किया जाएगा। डेयरी किसानों की सहायता के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार किया जाएगा। ये सारी योजनाएं हम अपनी योजना की क्लास में भी देख चुके हैं, तो आप योजना की क्लास को पूरा देखिएगा जिससे आप इसको रिलेट कर पाएंगे। कोरिलेशन बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई में। आप कोई भी विषय पढ़ें तो जहाँ पे जो बिंदु दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड आया है तो उसको आप कोरिलेशन उसका करने की कोशिश किया करिएगा। इससे क्या होगा? आपके चिंतन करने की शक्ति बढ़ेगी और आपकी एनालिसिस ही इम्पॉर्टेंट होती है सिविल एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और जलीय कृषि उत्पादकता को 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना है। समुद्री खाद्य निर्यात को दुगना कर 1 लाख करोड़ रुपए तक करना है। समुद्री खाद्य आपको पता है मछली आदि, तो इसका जो है निर्यात को क्या करना है? दुगना कर देना है। और कितने तक पहुंचाना है इसका अमाउंट? 1 लाख करोड़ रुपए तक। और 55 लाख रोजगार भी अवसर पैदा करना है कृषि के अंतर्गत। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। जनसंख्या में बदलाव, तेजी से जनसंख्या वृद्धि, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की जाएगी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार लीजिएगा। जनसंख्या से बढ़ रही जो जनसंख्या जनसांख्यिकीय परिवर्तन है,
जनसंख्या वृद्धि है उससे चुनौतियां जो होने वाली हैं या हो रही हैं उसके लिए एक समिति स्थापित की जाएगी। यह बात भी ध्यान रखिएगा। अनुसंधान, निजी क्षेत्र अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित हो, इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा, यानी एक फंड बनाया जाएगा। यह कोष कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करेगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब 2023-24 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2024-25 के बजट ये तो बता चुका हूँ। 47,000 कुल पर व्यय है। 47,65,768 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है, जबकि 2023-24 के संशोधित अनुमान से 6% अधिक है। राजस्व व्यय मैंने बताया, राजस्व व्यय 3.2% और पूंजीगत व्यय 16.9% बढ़ने का अनुमान है। राजस्व व्यय की वृद्धि को नियंत्रित रखा गया है। पेंशन, रक्षा व्यय सब्सिडी, प्रमुख योजनाओं मनरेगा जैसे जल जीवन मिशन, पीएम किसान के लिए 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान के ही समान रूप से आवंटन किया गया है। कुल प्राप्तियां कितनी हैं आपको यह ध्यान रखना है। कुल प्राप्तियां, सरकारी प्राप्तियां उधारियों को छोड़कर 30 लाख, कितनी, 30,80,000। कुल व्यय कितना है, 47,65,700। अब आप अंतर देख लीजिए यहाँ पे कितने का। अगर मोटा मोटा अंतर देखें तो यहाँ पे 17 लाख का अंतर कहाँ पे आ रहा है, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों में। यानी ये 17 लाख कहाँ चला जाएगा, ये घाटे में चला जाएगा। किस घाटे में, राजकोषीय घाटे में। तो यह आपको ऐसे ही, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है। तो कुल व्यय कितना है, 47 लाख अप्रॉक्स, और कुल प्राप्तियाँ कितनी है, 30 लाख। तो इनको जो है अगर माइनस करेंगे तो लगभग 17 लाख का अंतर आ रहा है, और यही क्या होगा, राजकोषीय घाटा हो जाएगा। अब इसको क्या करेगी सरकार, इसको मैनेज करने के लिए उधार लेके मैनेज कर देगी और इस तरह से बैलेंस बजट अपना बना लेगी। भारत देश का हमेशा बजट जो है वह घाटे का बजट होता है। हालांकि घाटा सरकार दिखाती नहीं है, वह क्या करती है कि वह उधारी और ऋण आदि से लेके उसको बैलेंस बजट के रूप में बना देती है। जैसे इन प्राप्तियों और व्ययों के बीच के अंतर को उधारियों के जरिए दूर किया जाएगा, यह लिखा हुआ है। 16,85,000 एग्जैक्ट डाटा ये है कि यह घाटा होगा, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 2.8% कम है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। राज्यों को हस्तांतरण, ये सभी आपको ध्यान नहीं रखना है। घाटा, राजस्व घाटा ध्यान रखिएगा, जीडीपी के 2% पर लक्षित है। राजस्व घाटा मैंने बताया क्या है, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियाँ, इसमें पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियाँ नहीं मिलाई जाती हैं, जबकि राजकोषीय में सभी प्राप्तियाँ सभी व्यय शामिल होते हैं। तो अब राजस्व घाटा 2% पर लक्षित है। 2023-24 में 2.9% के बजटीय अनुमान से कम है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा, ये 2 पॉइंट आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो कि 2023-24 में कितना 5.98% था, उससे कम है। कम है कि नहीं है, 0.8% कम है। कम राजकोषीय घाटा 11.8 की दर से बढ़ रही प्राप्तियों के कारण 6% की व्यय वृद्धि से अधिक है। जीडीपी वृद्धि का अनुमान नॉमिनल जीडीपी है, इसको नहीं ध्यान रखना है एग्जैक्ट आपको। अब यहाँ पे आप आ जाइए डाटा पे, देखिए राजस्व व्यय में बजट 2024-25 का है, आपको ध्यान रखना है कितना है, 36,54,657 इतना है क्या राजस्व व्यय। अब राजस्व व्यय में क्या आएगा आपका, राजस्व व्यय में राजस्व व्यय आएगा, ठीक है। तो राजस्व व्यय क्या है, 36,54,000 इतना, जो कि 3.2% जो है परिवर्तन इसमें अंतर है। पूंजीगत व्यय क्या है, कितना है 11। इस बार जो है ये डाटा ध्यान रखिएगा, कोई ये इसमें त्रुटि नहीं है। 11 ये सगुन के तौर पे इसको पूंजीगत व्यय में रखा गया है। तो 11,11,111 या जो शुभ अंक होता है उस तरीके से रखा गया है। तो टोटल मिला दिया जाए इसको, तो यहाँ पे ये देखिएगा, तो ये कुल व्यय कितना हो गया, राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा, 47 टोटल हो गया। अब देखिए यहाँ पे राजस्व प्राप्तियाँ, अब प्राप्तियों की बात करें 30 और उसके बाद पूंजीगत प्राप्तियाँ 69,000, तो कितना हो गया लगभग 30,80,000 हो गया। ये देखिए 30,80,000 है।
अब बचा कितना भाई? व्यय तो 47 लाख होना है और जो आय है वो कितना 30, तो लगभग आप 16 तो ये देखिए आपका राजकोषीय घाटा कितना है 16,85,494, जो कि 5.1% ऑफ द जीडीपी है। किसके? जीडीपी के 5.1% के बराबर जो है हमारा राजकोषीय घाटा है, तो बहुत ज़्यादा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यह डाटा इम्पोर्टेंट है। कुल राजस्व व्यय, कुल राजस्व प्राप्तियाँ, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा निकल आएगा। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। यह डेटा वही जो ऊपर था वही चर्चा हो चुकी है, इसको भी छोड़ेंगे। अब यहाँ पे देख लेना है थोड़ा सा कि जो केंद्र सरकार की प्राप्तियों को अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ से प्राप्तियाँ होंगी, आपको ध्यान रखना है। सकल राजस्व, सकल कर राजस्व, जितने कर से हैं, चाहे वो डायरेक्ट हों चाहे इनडायरेक्ट हों, उससे टोटल कितना प्राप्त होगा 38,30,796 करोड़। आप यहाँ से देख लीजिए 2023-24 में कितना अंतर है कि नहीं, 11.5% का। अब इसमें सकल कर राजस्व में आप कारपोरेशन टैक्स ये सब का अलग अलग दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसको हम आगे बढ़ेंगे तो कुल याद देखिएगा, पूरे जितना कर है चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, कुल कितना आएगा 38,30,796 करोड़ रुपए। केंद्र का शुद्ध कर राजस्व, ये तो जो जैसे आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जितने कर राजस्व होते हैं उसमें से भारत सरकार के वो राज्यों के बीच हस्तांतरित किए जाते हैं कितने 41% जो वित्त आयोग की अनुशंसा है, 41% कर राजस्व का बंटवारा जो है राज्यों में कर दिया जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, राज्यों को हस्तांतरण कितने किए जाएंगे 12,19,783 करोड़ रुपए। इस तरह से केंद्र का शुद्ध कर राजस्व हो जाएगा 26, ये आपको कोई बहुत विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। गैर कर राजस्व मैंने बताया था, फ़ी वगैरह जो इसमें आते हैं, इसमें आपको कितना मिलेगा 3,99,701 करोड़। अब पूंजीगत प्राप्तियों में देखिए, पूंजीगत प्राप्तियों में क्या है, बहुत कम प्राप्तियां हो रही हैं, तो इस तरह से टोटल कुल प्राप्तियां कितनी हो जाएंगी 47। बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, आपको ध्यान रखना है, ये सब कोई चीज़ें ध्यान नहीं, व्यय की झलक। अब व्यय में देख लेते हैं केंद्र सरकार का जो व्यय कहाँ कहाँ पे होने वाला है, आपको यह ध्यान रखना है। तो 37,81,347 केंद्रीय व्यय, केंद्र का स्टेब्लिशमेंट व्यय, केंद्र क्षेत्र की योजनाएं, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पे लगभग 14,94,296 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और आप इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, ब्याज भुगतान कितना है 11,90,440 करोड़ सिर्फ ब्याज भुगतान करना है। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए कि अनुदान और अन्य हस्तांतरण केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं, जैसे आप पढ़े योजनाओं में मैंने विस्तृत रूप से बताया था, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो यहाँ पे है, जिसमें 100% वित्त पोषण कौन करते हैं, केंद्रीय सरकार करती है। एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें क्या होता है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, उसमें कुछ हिस्सा रेशियो रखा जाता है, कुछ रेशियो स्टेट के द्वारा कुछ केंद्र के द्वारा, तो उसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं पे लगभग 5 लाख रुपए व्यय का अनुमान है। ग्रामीण स्थानीय निकाय पर 49,800 करोड़, शहरी स्थानीय निकाय पर 25,653 करोड़, आपदा प्रबंधन है तो इतना। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, मंत्रालयों द्वारा व्यय 2024-25 में आवंटन के मामले में शीर्ष 13 मंत्रालयों का कुल व्यय का 54% हिस्सा है। जो कुल व्यय में 54% हिस्सा है वो 13 मंत्रालयों के अंतर्गत खर्च किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पे मंत्रालय दिए गए हैं और इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहला है रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आया भी है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि रक्षा बजट इस बार पिछले वर्ष की तुलना में घटा दिया गया है, क्या बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। अनुमान ये देखिए 0.04%, क्योंकि संशोधित अनुमान यहाँ पे देखिए 23,889 करोड़ था 2023-24 में, और बजट में 5,93,000
538 था और संशोधित अनुमान में यह था। तो देखिए अंतर है कि नहीं है, लगभग कितने का अंतर है, 2000 कुछ का इसका अंतर है, जो 0.4% में है। अब देखिए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए, जिसमें 0.6% वृद्धि हुई है। जैसे कि यहाँ पे 76 है, 2,76,000 है, तो यहाँ 2.78 है, तो 0.6 की वृद्धि है। रेलवे में देखिएगा, रेलवे में 5% की वृद्धि है, यहाँ 2,43,000 था, यहाँ 255 है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, इसमें गिरावट आई है। गृह मंत्रालय में 1.4% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में 4.2% की वृद्धि हुई है, यह भी बहुत ज़रूरी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में माइनस कर दिया गया है, -12.4%, यानी यहाँ पे देखिए 1,92,000 था और यहाँ पे 1,68,000 हो गया। तो यह भी देखिएगा, समझते जाइएगा, माइनस प्लस कहाँ हो रहा है। तो शिक्षा में देखिएगा, शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, शिक्षा में लगातार गिर रहा है। शिक्षा में देखिएगा, जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लगभग शायद 6% ऑफ द GDP खर्च करने की बात है, तो यहाँ पे देखिए शिक्षा में 1,20,000 करोड़ जो पिछले बार की तुलना में घटा दिया गया है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय में बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, चलिए स्वास्थ्य पे थोड़ा सा बढ़ा है, यहाँ 80,000 था, यहाँ 90 कर दिया गया है। ठीक है, आवास एवं शहरी मामलों में भी बढ़ा है। और अन्य मंत्रालय ये टोटल दिया हुआ है, आपका टोटल खर्चा यहाँ पे दे दिया गया है 47,65,768 करोड़ रुपए। तो ये आपको नई योजनाओं हुई 70,449 करोड़ रुपए आवंटित हैं, यह अभी ध्यान रखना है। अच्छा, ये मैंने बता दिया सारी बातें। अब एक थोड़ा सा हम इन पे जाएंगे और यहाँ पे अगर पर्टिकुलर योजनाओं की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। योजनाओं में फटाफट देखते हैं कि किसमें क्या किया गया, किसमें माइनस हुआ, किसमें प्लस हुआ। तो मनरेगा में बराबर है 86,000 बराबर। ये देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 49% की वृद्धि की गई है। जल जीवन मिशन में 0.2, यानी सबसे ज़्यादा अगर वृद्धि देखें तो कहाँ पे की गई, 49, किसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना में। 2 करोड़ अतिरिक्त बनाने हैं भाई, तो ज़्यादा खर्च होगा ही। PM किसान यानी किसान सम्मान निधि में 0.2%। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर आपका जो है 12.7%। अच्छा, PM किसान में बराबर रखा गया, 60,000 करोड़ पिछली बार भी, 60,000 इस बार भी। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 11.9% वृद्धि पिछली बार की तुलना में। और सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2 में गिर गया भाई, पोषण 2 में माइनस है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख लेते हैं 39.4 किसका है, सुधार से जुड़ी वितरण योजनाएं। PM पोषण में 24.7, स्वच्छ भारत मिशन में 27.4%, 27.7 पिछली वर्ष की तुलना में बढ़ा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी लगभग 30% बढ़ाया गया पिछली बार की तुलना में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मनरेगा का सबसे अधिक आवंटन 86,000 करोड़ रुपये है। यह राशि 2023-24 के संबंध से 43% बढ़ने का अनुमान है। इस तरीके से मनरेगा में भी ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण, ये तो अलग, हाँ ये भी पॉइंट बिंदु यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 2024-25 में पूंजीगत व्यय है राज्यों को विशेष ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1,30,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो 2023-24 में 1,05,000 था। यानी ब्याज मुक्त ऋण किसको दिया जाएगा, राज्यों को, ताकि वो पूंजीगत व्यय कर सकें। यानी हॉस्पिटल, सड़क निर्माण, ये सब पूंजीगत व्यय के लिए दिया जाएगा। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति योजनाओं के लिए ये सब है, आपको ध्यान रखना है। ये सब तो नया अपडेट पूर्ण बजट में देखेंगे, बस थोड़ा मोटे बातें इसमें करनी है, मोटी बातें याद रखनी है। राजकोषीय घाटा हो गया, आपको ये राजकोषीय घाटा या राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बता दिया प्राथमिक घाटा, एक बार मैं बता देता हूँ प्राथमिक घाटा क्या होता है। जैसे राजकोषीय जो घाटा होता है, राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान, जैसे मान लीजिए किसी सरकार ने ऋण लिया है तो ब्याज भुगतान तो हर साल करेगी ना, तो प्राथमिक घाटा क्या होगा, एक्चुअल घाटा निकलेगा। प्राथमिक घाटा जो राजकोषीय घाटा होगा, और माइनस कर देंगे राजकोषीय घाटा में से क्या, ब्याज भुगतान माइनस कर देंगे,
तो ये आपका प्राथमिक घाटा आ जाएगा। तो प्राथमिक घाटा क्या है 1.5%, राजकोषीय घाटा क्या है 5.1% और 2% राजस्व घाटा। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ेंगे अगला जो पॉइंट है वो इन्फोग्राफ थोड़ा सा लिए गए हैं कि हमारा जो ये अंतरिम बजट था उस पर क्या केंद्र बिंदु क्या था। तो ये इन्फोग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। 2047 तक विकसित भारत बनाना है, क्योंकि हम आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण कर लेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत क्या हो, विकसित भारत बन जाए। परिकल्पना, प्रकृति, आधुनिक अवसंरचना, सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत हो, यह बजट में बताएगा। अब विकास मंत्र क्या है, सबका साथ सबका विकास, सभी का व्यापक विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, विकसित भारत 2047, यह आपको ध्यान रखना है। जन केंद्रित समावेशी विकास, यानी सभी प्रकार की अवसंरचना हो, भौतिक, डिजिटल, सोशल का ठोस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, औपचारीकरण की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। यहाँ पे जो है सरकार अपनी बढ़ाई कर रही है, आपको ध्यान रखना है। जीएसटी द्वारा कर आधार को गहनता और विस्तार की प्राप्ति हुई है। सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र से बचत, ऋण और निवेश वापस पटरी पर लौट गए हैं। GIFT अर्थव्यवस्था में वैश्विक पूंजी और वित्तीय सेवाओं को मजबूती मिली है, ये बिल्कुल बात है। मुद्रास्फीति का सक्रिय प्रबंधन किया गया है। देश के सभी भाग आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं, भैया बहुत अच्छी बात है। अब प्रमुख क्षेत्र क्या है, गरीब कल्याण, देश का कल्याण, यानी गरीबों का कल्याण हो तो देश का कल्याण है। DBT से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है, सरकार की बचत हुई है। 25 करोड़ लोग बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। पहले कितने थे, 25 करोड़ बाहर आ गए हैं। कब से, 2000, आपको समझ लेना है कि यहाँ पे ये डाटा दिया हुआ है, गरीबों की प्रतिशत संख्या कम हुई है। 2013-14 में 29.2 थे और इस बार मतलब अभी 2022-23 में 11.3, 25 करोड़ लोग बाहर आ गए हैं गरीबी से। PM स्वनिधि के तहत 78 लाख रेडी पटरी वालों को ऋण सहायता मिली है। अब PM स्वनिधि योजना भी आपको पढ़ना है। युवाओं का सशक्तिकरण किया गया है भी है। 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। युवाओं की उद्यमी बनने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए PM मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं। यह सब सरकार जो है अपनी तारीफ़ कर रही है। कुछ मामलों में तारीफ़ के पात्र है, कुछ मामलों में नहीं भी है। आपको पता ही होगा कौन कौन से मामले हैं। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। हालांकि महंगाई को तो इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन भारत जैसे इतने बड़े देश में जहाँ पे गरीब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब सरकार ने कहा कि 2014 में कुल 16 IIT थे, 2023 में खैर 23 IIT हो गए। एम्स जो है 2014 में 7 थे, अब 22 हो गए। ये सब तो खैर अच्छी चीज़ें हुई हैं। 723 विश्वविद्यालय थे जो अब क्या हो गए हैं, 1113 हो गए हैं। किसान अन्नदाता का कल्याण बहुत ज़रूरी है भाई। तो PM किसान के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 7 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया गया। 3 लाख करोड़ के व्यापारिक वॉल्यूम का समर्थन करने वाले ENAM पोर्टल, जो जानते होंगे मंडियों से संबंधित है, 1361 मंडियों का समेकन किया गया, इस पर एकीकरण किया गया है उस पर। अब नारी शक्ति के लिए क्या किया गया, महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण संवितरित किए गए। 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है, यानी महिलाएं लगातार उच्चतर शिक्षा में उनका नामांकन हो रहा है। STEM पाठ्यक्रमों में महिलाओं का 43% नामांकन हुआ है। मतलब STEM क्या होता है, STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, यानी इन चीज़ों में क्या महिलाओं का 43% नामांकन है STEM में। 83 लाख स्वयं सहायता समूह की सहायता से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। चलो अच्छी बात है। अमृत काल के लिए रणनीति, कार्यनीति क्या है, संधारणीय विकास बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ष 2070 तक निवल शून्य की प्रतिबद्धता, यानी नेट जीरो की प्रतिबद्धता को पूरा करना है। पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधियन, कोयला गैसीकरण,
पहले बता चुका हूँ। CNG PNG संपीड़ित बायोगैस का चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण होगा। बायोगैस एकत्रीकरण मिश्रण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता। छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना होगी, किया जाएगा, जिसमें प्रतिमाह 300 यूनिट की फ्री बिजली पाने में 1 करोड़ परिवारों की सहायता दी जाएगी। ये PM सौर गृह ऐसे करके योजना चालू होगी। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई बसों को अपनाना। PM ई बस सेवा चल ही रही है। इलेक्ट्रिक बसों को ई वाहन के विनिर्माण और चार्जिंग द्वारा ई वाहन इकोसिस्टम को मजबूत बनाया जाएगा। यह किसके तहत है? संधारणीय विकास होगा भाई इसके तहत, ध्यान रखिएगा कौन सा बिंदु चल रहा है। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में सहायता के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की नई योजना शुरू की जानी है। गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। जैसा कि टोटल विद्युत उत्पादन का 40% कितना 40% 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक कितना करना है? जितना हमारे यहाँ टोटल जो विद्युत कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है, उसमें 40% किससे होना है? गैर जीवाश्म ईंधनों से होना है। ये बात ध्यान रखिएगा, जिसमें न्यूक्लियर, सोलर ये सब आ जाएंगे। तो 40% रखना है टोटल। यहाँ 43% वृद्धि हुई है। वृद्धि ध्यान रखिएगा, जैसे पिछली बार मान लीजिए 100 किलोवाट था, 100 किलोवाट था पिछली बार। 100 किलोवाट कब था? 2014 में। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें बढ़ गया 43.9। लेकिन टोटल जो कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी का 40% गैर जीवाश्म ईंधनों से करना है। और कब तक करना है? 2030 तक करना है। यह बात ध्यान रखिएगा। PM UYE के तहत 10 करोड़ LPG कनेक्शन, उज्ज्वला योजना आपको पता ही होगा, जारी किए जा चुके हैं। यह भी सही बात है। और जैसा कि 10 करोड़वां जो कनेक्शन था वह अयोध्या की कुछ मीरा माझी शायद नाम था उनका, उनको मिला था उजाला के तहत। उज्ज्वला अलग है, उजाला अलग है। उजाला के तहत 36.9 करोड़ LED बल्ब, 72.2 लाख LED ट्यूबलाइट और 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया है। SNLP के तहत 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। यह भी ध्यान रखना। अमृत काल के लिए कार्यनीति, अवसंरचना और निवेश, लॉजिस्टिक कार्य कुशलता बढ़ाने तथा लागत को कम करने के लिए PM गति शक्ति के अंतर्गत 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लागू करना। जैसा मैंने बता दिया था, ऊपर सीमेंट का कॉरिडोर था, एक परिवहन का था, वो 3 कॉरिडोर थे रेलवे के। द्विपक्षीय निवेश समझौतों के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। उड़ान योजना के तहत जो है मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार तथा नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास किया जाएगा। मेट्रो रेल और नमो भारत द्वारा शहरों में परिवर्तनों को बढ़ावा दिया जाएगा। पूंजीगत व्यय में कैसे वृद्धि हो रही है दिखाया गया है यहाँ पे। FDI के अंतर प्रवाह को दोगुना करना है, ठीक है, दोगुना किया जा चुका है। भौतिक संरचना में सुधार, यहाँ पे दिया है, कुछ नंबर दिए हैं आपको ध्यान रखना। जैसे पहले नेशनल हाईवेज किलोमीटर में थे 97,97,991, अब क्या है 1,44,634 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुके हैं। 2000 फाइनेंशियल ईयर 15 का है, ये 7 साल का। 7 साल में कितना विस्तार हुआ आपको देखना है। कार्गो ट्रैफिक एट मेजर पोर्ट्स, बंदरगाहों पे जो ट्रैफिक था वो इतना था, अब ये हो चुका है। इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट 2015 में 22,224 किलोमीटर इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन थी, अब यह हो गई 50। एयरक्राफ्ट मूवमेंट मिलियन टन में ये 16 था, 25 हो गया। नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स 74 थे, अब 149 हो चुके हैं, तो यह भी ध्यान रखिएगा। अमृत काल के लिए कार्यनीति, समावेशी विकास, जैसा कि आपको पता है समावेशी विकास बहुत ज़रूरी है। रोजगार सृजन सहित तेजी से विकास, राज्यों को सहायता करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम चल रहा है। आकांक्षी जिलों में समावेशी विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रति लाख जनसंख्या में नामांकितों की संख्या, यह जो है आपको आकांक्षी जिला के अंतर्गत है। स्वास्थ्य में देखिएगा, बालिकाओं सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को प्रोत्साहित, बेहतर पोषण उपलब्धता, बचपन में आंतरिक देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनबाड़ी
एवं पोषण 2 में तेजी लाई जाएगी। मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण के प्रयासों के लिए यूबिन प्लेटफॉर्म आरंभ किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशा कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का स्वास्थ्य बीमा होगा। यह बहुत बढ़िया चीज़ है। अमृतकाल के लिए कार्यनीति, चौथा कार्यनीति क्या होगी? समावेशी विकास, आवास दिया जाएगा। कितना? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ आवास के लक्ष्य प्राप्त करने के निकट है। अब अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ अतिरिक्त और दिए जाएंगे। अपना घर खरीदने बनाने के लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित हेतु मध्यम वर्ग आवास योजना आरंभ की जाएगी। यह भी अच्छी बात है। ठीक है। पीएम आवास योजना में जो है ये आपका वृद्धि दिखाया गया है कि आवंटन कितना है। पर्यटन में कारोबार को आकर्षित करने तथा स्थानीय उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विकास आरंभ करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 60 स्थानों पर G20 बैठकें कराकर वैश्विक दर्शकों को भारत की विविधता दिखाई गई। भारत भर में घुमाया गया। G20 जितनी मीटिंगें हुई उसके अंतर्गत सब में देखा होगा आपने। विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दीर्घावधिक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों में पत्तन कनेक्टिविटी, पर्यटन और संरचना सुविधाओं के लिए परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी। अमृतकाल के लिए कार्यनीति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण करना है। सरकार फसल कटाई के क्रियाकलापों में निजी सरकारी निवेश को बढ़ावा देगी। नैनो DAP का प्रयोग सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में किया जाएगा। नैनो DAP, नैनो यूरिया से पूर्व आ चुकी है। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु कार्यनीति तैयार की जाएगी। यह चीज़ ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर तिलहन अभियान। डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन का विस्तार ताकि जल कृषि उत्पादकता, दोहरे निर्यात और रोजगार के पर्याप्त अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। याद रखिए 5 एकीकृत एक्वा पार्क, जलीय एक्वा पार्क यानी एक्वा पार्क बनेंगे 5। नीली क्रांति के लिए अधिक आवंटन, नीली क्रांति के लिए इतना आवंटन बढ़ा है, आपको ध्यान रखना है। पहले कितना था? 23-24 में 2025 इसमें था आपका 2352। PM सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम विकास योजना के लिए अधिक आवंटन, इसको भी बढ़ाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीला निष्पादन, बेरोजगारी की दर देखिए आप कितना कम होती जा रही है। लोग एकदम इतना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं कि पूछिए मत। बेरोजगारी दर एकदम डाउन होती चली जा रही है। किसी दिन जानते हो कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। और यहाँ पे लिखा होगा -50 लिखा होगा। ध्यान से देखिएगा, इतना माइनस में चली जाएगी क्योंकि लगातार ऐसे गिरते जा रही है तो माइनस में जाएगी कि नहीं? यहाँ पे तो बेरोजगारी दर माइनस पहुँच जाएगी। GDP के खैर छोड़िए, GDP के प्रतिशत के रूप में CAD कम करना। ये सब कोई डिजिटल लेन देनों का बढ़ता आकार, इस कह रहे नहीं, मतलब मैंने बताया कि जो सरकार है उसने खूब अपनी तारीफ़ की है। देखिए डिजिटल लेन देन कितना बढ़ के पहुँच चुका है। ठीक है, हर चीज़ वृद्धि हो रही है। बस यही है कि बेरोजगारी नीचे जा रही है। सब चीज़ वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी नीचे जा रही है। औसत मासिक सकल GST संग्रहणों में वृद्धि, देखो कितना GST संग्रहण किया जा रहा है भैया। GST बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ से देखिए खतरनाक वृद्धि हो रही है। हेडलाइन मुद्रा स्फीति, महंगाई में देखिए कितना गिरावट हुई, यहाँ तक फिर थोड़ा सा बढ़ गई। कराधान सुधारों की उपलब्धियाँ, पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 3 गुना की वृद्धि देखी गई। खूब पैसे सरकार जो है प्रत्यक्ष कर जो है खूब अच्छे से वसूल रही है, मतलब ये भी एक उपलब्धि ही है। विवरण दाखिलाकर्ताओं की संख्या 2.4 गुना बढ़ी है। अब देखिए GST के साथ देखिए 94% उद्योग पट्टाकर्ता GST में पारगमन को मोटे तौर पर सकारात्मक मानते हैं। 94% सिर्फ 6% हैं जो नहीं मानते हैं। 80% प्रत्युत्तरदाता महसूस करते हैं कि GST से आपूर्ति श्रृंखला जो है इष्टतमीकरण हुआ है उसका। 2019 में आयात निर्गम समय में गिरावट, इनलाइन कंटेनर डिपो में 47, आयात निर्गम समय में गिरावट 47%, एयर कार्गो पर गिरावट हुई है। आयात निर्गम समय यानी आयात जब किया जाता है तो उसके जो समय लगता है उसमें गिरावट हुई है भैया। कर प्रस्ताव, कराधान में निरंतरता, स्टार्टअप और सार्वजनिक संपदा निधियों, पेंशन निधियों द्वारा किए गए निवेशों में कतिपय कर हित लाभ
31 मार्च 2024 को पूर्व में कालातीत हो रहे एफसी यूनिटों को दी जा रही कर छूटों में 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। पुराने कर दरों को बनाए रखा गया है, आपको ध्यान रखना है। अब ये देख लीजिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको इससे समझ में आ जाएगा रुपया कहाँ से सरकार के पास आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है। तो इसमें अगर देखेंगे आता में सबसे ज़्यादा आता कहाँ से है भाई, तो आता भैया है सबसे ज़्यादा उधार और अन्य देयताएँ, यानी सरकार जो उधार देती है उससे जो ब्याज वगैरह आता है उससे आता है, सबसे ज़्यादा रुपया आता है यहीं से। फिर दूसरा जो नंबर है सबसे ज़्यादा फिर आता है आय कर से। फिर तीसरा जो सबसे ज़्यादा आता है वो आता है, यहाँ पे देखिएगा, जीएसटी एवं अन्य कर से, जीएसटी एवं अन्य कर से। फिर है कारपोरेशन कर से, ठीक है। तो ये 4-5 जो बड़े बड़े हैं इसको आपको ध्यान रखना है। अब रुपया कहाँ जाएगा, इतना पैसा आता है तो जाएगा कहाँ, तो जाएगा कहाँ आपको ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जाएगा ब्याज भुगतान में, क्योंकि सरकार अपना राजकोषीय घाटा कम करने के लिए तमाम उधारी लेती है और उसी पे ब्याज भी देती है। तो ब्याज भुगतान सबसे ज़्यादा होगा 20%, और करों और राज्यों में राज्य की भागीदारी जो हिस्सा होता है राज्यों का उस पे जाएगा 20%, तो दोनों लगभग बराबर हैं। और फिर उसके बाद आएगा 16% केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पे खर्च होगा, और फिर आएगा आपका 9% अन्य व्यय पे, तो ये आप सब्सिडी पे भी अच्छा खासा अमाउंट जाता है 6%, रक्षा पे जाता है 8%, केंद्र प्रायोजित योजनाओं पे 8%, केंद्र क्षेत्र की योजनाओं पे 16%। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। विशिष्ट मंत्रालय जो है उनको आवंटन कितना किया गया है ये आपको ध्यान रखना है, और ये लगभग जो है आपका पूर्ण बजट में भी यही है अमाउंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय। फिर सड़क परिवहन मंत्रालय 2.78 लाख करोड़, रेल मंत्रालय 2.55 लाख करोड़। फिर उसके बाद आएगा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इसको मिला है आपका 2.13। गृह मंत्रालय को 2.03, 1.77 लाख करोड़ ग्रामीण विकास पर दिया जाएगा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़। फिर संचार मंत्रालय को जो है 1.73 लाख करोड़। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़। ये तो जो अच्छे बड़े बड़े मंत्रालय हैं, विशिष्ट मंत्रालयों को जो धनराशि आवंटित की गई है वो ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद प्रमुख स्कीमों के लिए जो आवंटन है वो आपको ध्यान रखना है। तो प्रमुख स्कीमें क्या है, प्रधानमंत्री मनरेगा में आपको 86,000 करोड़, जो 23-24 से आप देख लीजिए कितना ज़्यादा है, लगभग का बराबर 26,000 करोड़ रुपए का जो है वृद्धि हुई है। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में 75,000 करोड़ जो 72,000 था, तो ये भी बढ़ा है। उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन योजना, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वाले योजना जो है, इसमें आपको 62,000 करोड़ इस बार रखा, मतलब 6200 करोड़, इसमें 4645 था। सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण पारतंत्र के विकास हो संशोधित कार्यक्रम, इसके लिए 6,903। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसके लिए 600 करोड़, और सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए 8500 करोड़ वृद्धि हुई है, दोनों में देख लीजिएगा। अब आपको एक चीज़ ये भी देख लेना है, उसके बाद यह क्लास अपने विराम लेगी। राजस्व प्राप्तियां देखना है, 30 लाख करोड़ है, जो कि 2023-24 में कितना था, रिवाइज एस्टीमेट में यानी संशोधित अनुमान में 27 था। पूंजीगत प्राप्तियां 24-25 में 17.6 हैं, जो घट गई हैं 17.79 से पूंजीगत प्राप्तियां घट गई हैं, आपको ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और है इसमें, राजस्व व्यय, आप राजस्व व्यय देखिएगा 36.5 है, यानी बढ़ गया है, यहाँ से बढ़ा है, 35.4 था, बढ़ गया है। प्रभावी पूंजीगत व्यय ये भी बढ़ा है, आप इस तरह से ध्यान रखिएगा। एक चीज़ आपको मैं अलग से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे पता नहीं है कि नहीं है, भारत सरकार ने जो विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट रखा है उसको मैं बताना चाहूँगा, वह है 50,000 करोड़। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं पे है कि नहीं।
क्योंकि वह बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। बार बार पूछा जाता है कि सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट क्या है। पिछली बार 61,000 करोड़ रखा गया था, तो वह अचीव नहीं हुआ था। इस बार उसको जो है 50,000 करोड़ रखा गया है। तो उसका कहीं पे उल्लेख यहाँ पे है कि नहीं, देख लेता हूँ। व्यय हो गया, व्यय हो गया, व्यय का ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप कहीं पे तो होगा। ये है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट जो 23-24 में था, बजट 23-24 में 61,000 करोड़ का रखा गया था विनिवेश, जिसमें आपको पता होगा सरकार जो है कंपनियों अपनी संपत्तियों का जो है शेयर बेचती है और उसका विनिवेश करती है। तो इस विनिवेश का जो 61,000 करोड़ लक्ष्य था इसमें 2023-24 के बजट में, फिर रिवाइज एस्टीमेशन में आ गया 30,000, यानी अचीवमेंट नहीं हुआ तो रिवाइज कर दिया सरकार ने। इस बार 50,000 का रखा है, 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का टारगेट है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से आज की कक्षा यहीं पर होगी समाप्त। सभी भाइयों बहनों को क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि जो बजट पूर्ण बजट आया है, इसमें हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक था, और लगभग अमूमन पूर्ण बजट भी ऐसे ही है, लेकिन उसमें विस्तृत चर्चा होगी हमारी। तो मेरा प्रयास था कि इसको जो है इसको भी देख लिया जाए, क्योंकि यह भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें जो सरकार की उपलब्धियों के जो आंकड़े गिनाए गए हैं, जो बताए गए हैं, वही इम्पोर्टेंट है। बाकी ये आंकड़ा जो है दोबारा उसमें रिवाइज होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में, जो है बजट की जो पूर्ण क्लास होगी उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत में यही कहेंगे कि आप लोग अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। यही मेरी शुभकामना है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।